नमस्कार। प्रबंधन के आज के सत्र में हम विचार विमर्श करेंगे संगठन के महत्व पर। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या महत्व होता है संगठन का। हम भली भांति जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के सहयोग से रहता है, समाज का सहयोग करता है, समाज उसके विकास में सहयोग करता है, अनेक अवसर प्रदान करता है। इसी तरह से व्यावसायिक जगत में भी यदि समाज नहीं हो, संगठन नहीं हो, तो व्यवसाय की उन्नति संभव नहीं हो पाती। एक श्रेष्ठ और सफल व्यवसाय के लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था का प्रभावशाली और श्रेष्ठ या अच्छा संगठन हो। अमिताई एटजियोनी ने कहा है, हम संगठनों में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा हम में से अधिकांश लोग अपना जीवन संगठनों में ही व्यतीत करते हैं। हम अपनी फुर्सत का अधिकांश समय संगठन में ही भुगतान करने, खेलने तथा प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। हम में से अधिकांश लोग संगठन में ही मरेंगे तथा दफनाने के समय सबसे बड़े अर्थात राज्य की आज्ञा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। उनका कहना है, संगठनों के कुशल संचालन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति का स्तर तथा हमारा जनतांत्रिक जीवन कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी एक सीमा तक संगठनात्मक विवेक तथा मानव कल्याण दोनों समवर्ती चलते हैं। संगठन अच्छे प्रबंध की नींव होता है। यदि संगठन अच्छा है तो सफलता सुनिश्चित होती है। और इसे एलन ने कहा है कि सुदृढ़ संगठन ही उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में महान योगदान दे सकता है। तो आज हम विचार करते हैं कि संगठन का या अच्छे संगठन का क्या महत्व हो सकता है। बिंदुवार रूप से इसे देखते हैं। निश्चित तौर से अच्छे संगठन या सुदृढ़ संगठन का पहला महत्व है कि प्रबंध क्षमता में और दक्षता में वृद्धि होती है। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्रबंधक अकेला कुछ नहीं कर सकता, व्यक्तियों के सहयोग से व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। और जब संगठन श्रेष्ठ होता है, मजबूत होता है, तो कार्यों का दोहराव रुकता है, विभाजन सही ढंग से होता है, उपयुक्त व्यक्ति के पास सही कार्य पहुंचता है, सभी अपने अपने उद्देश्यों से परिचित रहते हैं और फिर पूर्ण मनोयोग से अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग करते हुए, उनकी सीमाओं में रहते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो श्रेष्ठ संगठन प्रबंध की क्षमता में वृद्धि करने वाले होते हैं। द्वितीय बिंदु है अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। एक अच्छे संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन सही ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि संगठन चार्ट से अधिकारी को यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति के पास में कौन सा कार्य है, क्या उसकी क्षमताएं हैं, क्या उसके अधिकार और दायित्व है और प्रकृति क्या है। तो कार्य की प्रकृति को समझते हुए वो उपयुक्त व्यक्ति को कार्य का भार और अधिकारों का भार सौंप सकता है। संस्था के विकास और उन्नति में सहायक होता है श्रेष्ठ संगठन, क्योंकि संगठन विस्तृत होगा, अधिकार उत्तरदायित्व विस्तृत होंगे, कार्य बटे हुए होंगे, सब भली भांति उद्देश्यों, लक्ष्यों और अपने कार्यों से परिचित होंगे और मिलकर समन्वित ढंग से कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर से संस्था का विकास होगा। तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। एलन का मानना है कि नए तकनीकी विकास संगठन संरचना को
बहुत अधिक प्रभावित करते हैं तथा इन तत्वों को स्थान देने के लिए उत्कृष्ट प्रकार के संगठन प्रारूपों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनमें तकनीक का प्रयोग सुगम होता है, यानी संगठन की संरचना के समय तकनीकी के प्रयोग का अवकाश यदि रखा जाए, लचीलापन हो और जानकारी रखी जाए, समय पर उचित तकनीक का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित तौर से संगठन प्रभावी होता है। मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन, मनुष्य को यदि मशीन मान लिया जाए, अनुभूतियों और भावनाओं का एहसास ना किया जाए, तो हो सकता है धीरे धीरे मनुष्यों की कार्यक्षमता में कमी आ जाए। लेकिन जब मानवीय व्यवहार को अपनाया जाता है, मनुष्य को मनुष्य माना जाता है, तो अभिरण जैसे, मनोबल जैसे और उत्साह और ऊर्जा जैसे तत्व उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो जब संगठन श्रेष्ठ होता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, मानवीय व्यवहार होता है, तो संगठन की और उसमें कार्यरत व्यक्तियों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह से सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। अच्छे संगठन में स्वतंत्र और सृजनशील विचारों का जन्म होता है और लोगों में कार्य करने की पहल शक्ति आती है, क्योंकि व्यक्तियों को लक्ष्यों की जानकारी होती है, अधिकार उत्तरदायित्वों की जानकारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह भले भांति ज्ञात होता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन कार्यों को करने के लिए वो तकनीकों का प्रयोग करता है और नए नए तरीके खोजता है, जिससे क्योंकि श्रम विभाजन होता है तो विशिष्टीकरण जन्म लेता है और नए नए तरीके खोजने से नव प्रवर्तन के कारण कार्य की नई शैलियाँ, पद्धतियाँ, तकनीकें, तरीके, इनका प्रयोग होने लगता है। तो व्यक्तियों की कार्यशीलता में तो वृद्धि होती है, सृजनशीलता में वृद्धि होती है और उसके परिणाम स्वरूप वे स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं, तो पहल क्षमता में वृद्धि भी होती है। फिर आता है मनोबल में वृद्धि। व्यक्तियों को पता है उनका क्या स्थान है, क्या कार्य है, क्या दायित्व है, क्या अधिकार हैं, कैसे उनको पूरा करना है, क्या प्रबंध उन्हें सहयोग करेगा, निश्चित तौर से करेगा, क्योंकि सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ डावर का मत सामने आता है कि उत्तरदायित्वों एवं संबंधों की भली भांति व्याख्या हो जाने से नीतियों एवं उद्देश्यों को भली प्रकार समझा जा सकता है। यह कर्मचारियों में सहभागिता एवं सहयोग की भावना तथा कार्य की इच्छा प्रदान करती है और इन सब तत्वों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाता है। देखिए, जहाँ संगठन अच्छा है वहाँ पर एक दूसरे का सहयोग भी बढ़ता है। तत्पश्चात बिंदु आता है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। निश्चित तौर से अधिकार उत्तरदायित्व बटे हुए होते हैं, श्रम विभाजन होता है। एक ही कार्य को करने के लिए व्यक्ति नई तकनीकों और नए पद्धतियों, तरीकों का प्रयोग करता है, तो विशिष्टीकरण बढ़ता है। इस कारण से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट बिंदु आता है समन्वय में सुविधा। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप समन्वय की समस्या का जन्म होता है, लेकिन जब प्रभावी संगठन होता है तो अधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य सभी बटे हुए होते हैं, भली भांति बटे हुए होते हैं। इस उद्देश्य स्पष्ट होता है और जब स्पष्ट सारी चीज़ें होती हैं, सीमा रेखाएं होती हैं, तो कार्य क्षेत्र सबके समझ में आ जाता है। परिणामतः एक दूसरे कार्य क्षेत्र में व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। तत्पश्चात आता है नियंत्रण में सुविधा। जब अधिकारी और कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र निश्चित है, कार्य निश्चित है, अधिकार उत्तरदायित्व निश्चित हैं, समन्वय उनमें आपस में बना हुआ है, तो फिर नियंत्रण की समस्या सामने नहीं आती। ये तब आती है जब कहीं न कहीं अस्पष्टता होती है उद्देश्यों में, अधिकारों में, कर्तव्यों में, कार्यक्षेत्रों में, या संचार व्यवस्थित यानी कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं होता, तब नियंत्रण की समस्या आती है। लेकिन एक प्रभावशाली संगठन में संचार अर्थात
कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी प्रभावशील होती है। परिणामतः नियंत्रण सुव्यवस्थित रहता है और सरल होता है। और जब ऐसे संगठन में व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट हैं, कार्य और दायित्व स्पष्ट हैं, उनके अधिकार स्पष्ट हैं, उसके लिए क्या तकनीकी है, नई तकनीक के कई प्रयोग का अवसर उपलब्ध है, तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी ही। उनमें समन्वय रहता है, व्यक्ति के प्रयासों में समन्वय रहता है, और ये व्यवस्थित रूप से जब कार्य चलता है तो भ्रष्टाचार की समाप्ति होती है। अन्यथा व्यक्ति शॉर्टकट्स, छोटे रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। अस्पष्टता होती है तो उलझते हैं, दायित्व बढ़ते हैं तो दायित्वों से बचने की कोशिशें की जाती हैं, तो ये भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। और प्रभावशाली संगठन का एक और महत्व है कि संदेश वहन में सफलता मिलती है। संदेश वहन प्रभावी होता है क्योंकि सबके स्तर, मार्ग, अधिकार, उत्तरदायित्व, हायरार्की, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रहती हैं। संदेश वहन का मार्ग क्या होगा यह भी पता होता है, किन्हें किस तरह से आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह स्पष्ट होता है, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। और अंतिम इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों के आवर्तन दर में, आवागमन में कमी होती है, यानी डिक्रीज होता है एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर, आना जाना, यानी वो छोड़ के जाना तो वापस आना, इस तरह का उनका कम होता है। कर्मचारी संस्था को छोड़कर नहीं जाते, परिणामतः जो कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है वो नहीं हो पाता। प्रशिक्षण आदि में लगने वाला समय और जो समय व्यर्थ नष्ट होता है एक कर्मचारी के जाने और दूसरे नए के आने के बीच में, वो नहीं होता। और कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो कर्मचारियों के आवागमन में कमी होती है। तो ये कुछ बिंदु थे जिन्हें हम संगठन के महत्व के अंतर्गत देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।